हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग द गार्डन, जो कि एंड्रयू मार्वल की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो शुरू करते हैं। द गार्डन, या फिर हम लोग इसका दूसरा टाइटल है थॉट इन द गार्डन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए। इंट्रोडक्शन में है थॉट इन द गार्डन इज द वन ऑफ मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम में आपको जो टाइटल दे दे आप उसी से स्टार्ट करना। द गार्डन आ जाए तो द गार्डन से स्टार्ट करना। ठीक है, तो थॉट इन द गार्डन है जो है वो काफी फेमस मेटाफिजिकल पोएम है, विच इज ऑल्सो रोमांटिक इन इट सब्जेक्ट, जो कि इसके सब्जेक्ट के आधार पर रोमांटिक भी है। मतलब मेटाफिजिकल पोएम होने के साथ साथ या रोमांटिक पोइट्री वाला भी इसमें क्वालिटी पाया जाता है। इट वॉज रिटन बाय ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट एंड्रयू मार्वल। इसको लिखा गया एक महान मेटाफिजिकल पोइट एंड्रयू मार्वल के द्वारा। द अनदर टाइटल ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का जो दूसरा टाइटल है वो है द गार्डन, एंड द पोएम इज रोमांटिक। और जो पोएम है वो रोमांटिक है बिकॉज इट इज अबाउट नेचर, क्योंकि ये जो पोएम है वो नेचर के बारे में है, प्रकृति के बारे में। जैसे द गार्डन टाइटल से ही समझ में आ रहा है ना कि गार्डन के बारे में होगा, गार्डन पे बेस्ड होगा, तो इस वजह से इस पोएम को रोमांटिक कहा गया है। और रोमांटिक पोएट्री में मेनली जो है इमेजिनेशन या फिर नेचर के बारे में ही बात की जाती थी। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग, या पोएट के पर्सनल और इमोशनल फीलिंग का एक एक्सप्रेशन। इट मीन्स एक व्याख्या है अबाउट लाइफ इन नेचर एंड सोसाइटी, कि लाइफ जो है नेचर में कैसी होती है और सोसाइटी में कैसी होती है, तो उस पर पोएट क्या बोलते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, मेन जो है इसी पे ये पोएम बेस्ड है। इट इज ए क्लासिकल पोएम इन इट्स फॉर्म, इसके फॉर्म के आधार पर जिस तरीके से इसको लिखा गया है, तो ये इसको ना क्लासिकल पोइट्री भी कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि द स्टांजा, जो स्टांजा का यूज किया गया है, रिदम, राइम एंड वर्ड चॉइस, और जो वर्ड चॉइस है, इट मीन जो ऑथर वर्ड चूज किए हुए हैं पोएट, आर लाइक इन क्लासिकल पोइट्री, वो बिल्कुल क्लासिकल पोइट्री की तरह, जैसे क्लासिकल पोइट्री में जिस तरह का वर्ड चूज किया जाता है, राइम रिदम का यूज किया जाता है, सेम उसी तरह इस पोएम में भी किया गया है। इस वजह से इसको फॉर्म के आधार पर क्लासिकल पोइट्री भी कहा गया है। द पोएट क्लेम्स दैट, पोएट क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, नेचर इज द ओनली ट्रू प्लेस फॉर कंप्लीट लग्जरी, कि नेचर जो है ना एक सही प्लेस है, बिल्कुल सही जगह है जहां पे हम लोग को कंप्लीट लग्जरी, इट मीन्स पूरी तरह से आराम मिलता है। द पोएट बिगिंस दिस पोएम, पोएट जो है इस पोएम को स्टार्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग नेचर, नेचर को कंपेयर करते हुए विद सोसाइटी एंड सोशल लाइफ, नेचर को, प्रकृति को कंपेयर करते हैं सोसाइटी इट मीन्स समाज से, और सोशल लाइफ इट मीन्स जो समाज में जो जीवन होता है उससे। अब इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रयू मार्वल वॉज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट। एंड्रयू मार्वल जो है इंग्लिश के मेटाफिजिकल पोएट थे, सैटारिस्ट इट मीन्स व्यंगकार थे, एंड पॉलिटिशियन भी थे। ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के काफी क्लोज फ्रेंड थे। ही रोट ऑन ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स अबाउट मैनी सोशल मैटर्स, वो मतलब ढेर सारे, वाइड रेंज इट मीन्स ढेर सारे टॉपिक पे लिखते थे, जैसे कि बहुत सारे सोशल मैटर्स इट मीन्स जो सामाजिक मुद्दे थे उन पे लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल, आगे उदाहरण दिए हुए, ही कंपोज्ड वर्क्स बेस्ड ऑन पर्सनल एंड पॉलिटिकल सटायर, ये वर्क जो लिखते थे वो उनके पर्सनल एंड पॉलिटिकल, मतलब पर्सनल सटायर, पर्सनल व्यंग भी करते थे और पॉलिटिकल व्यंग भी करते थे। देयर इज ए प्लेस फॉर द इमोशन ऑफ लव इन हिज राइटिंग, उनके राइटिंग में हम लोग को लव के लिए भी इमोशन देखने को मिलता है। ही ऑल्सो रिकाउंट्स पॉलिटिकल इवेंट्स, वह पॉलिटिकल इवेंट्स इट मीन्स कुछ राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी इन हिज पोएम, अपने पोएम में लिखते थे, डिस्कस करते थे। एमंग हिज वर्ल्ड फेमस पोएम इंक्लूडेड, उनके वर्ल्ड फेमस पोएम इट मीन जो पूरा वर्ल्ड में फेमस है उसमें शामिल है टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, जिसपे कि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, द थॉट इन द गार्डन, हॉरेशियन ऑड एंड द डेफिनेशन ऑफ लव। ये सब काफी फेमस पोएम है एंड्रयू मार्वल की। अब आगे है, मार्वल अचीव्ड ए रिकॉग्नाइजेबल पोजीशन, मार्वल को जो है एक रिकॉग्नाइजेबल पोजीशन मिला, स्थान मिला इन लिटरेरी हिस्ट्री, लिटरेचर के, साहित्य के हिस्ट्री में, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। मतलब जब मार्वल की मृत्यु हो गई ना, तब उनको एक अच्छा स्थान मिला, तब उनके लोग जानना शुरू किए, उनकी पोइट्री को, उनकी कविताओं को जानना शुरू किए। अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, इस पोएम का क्या स्ट्रक्चर है। द पोएम थॉट इन द गार्डन हैज डिवाइडेड इनटू 9 स्टांजा, मतलब 9 स्टांजे की पोएम है, 9 स्टांजे का यूज किया गया है इस पोएम में। Each stanza has 8 लाइन, और सारे स्टांजा में कितना लाइन है, 8 लाइन, इट मीन्स काफी लंबी पोएम है। सो द पोएम हैज टोटल 72 लाइन्स, तो 9 स्टांजा है और 8 लाइन्स हर में है, तो 9 8 जा 72, तो पोएम जो है टोटल 72 लाइन्स की है।
द राइम स्कीम फॉर इच ऑक्टेव, और इच ऑक्टेव इट मीन्स क्या हो जाता है ना, जो 8 लाइन का स्टांजा होता है ना तो उसको ऑक्टेव कहते हैं। तो जो राइम स्कीम है इच ऑक्टेव का, हर 8 लाइन के स्टांजा का, वो है डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, ऐसे करके है। अब आगे द सेटिंग ऑफ द पोएम, पोएम की सेटिंग कहाँ रखी गई है। द पोएम इज सेट इन ए गार्डन, पोएम की जो सेटिंग रखी गई है गार्डन में, एक बगीचे में रखी गई है। विच बिकम्स अ पोएट प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन एंड लैक्स, जो कि पोएट की रिलैक्सेशन इट मीन्स आराम करने का, और लैक्स इट मीन्स सुस्ताने का जगह है। अनडिस्टर्ब बाय द हैसल्स ऑफ सोसाइटी, जो कि अनडिस्टर्ब है, अनडिस्टर्ब रहता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैसल्स इट मीन्स सोसाइटी में, समाज में क्या चल रही है, क्या बुराई चल रही है, क्या बाधाएं चल रही है, उस तरह से अनडिस्टर्ब रहता है। इट मे बी रिफर्ड एज द गार्डन ऑफ ईडन, और इस गार्डन को, जो पोएम है द गार्डन, तो उसमें जो गार्डन का यूज किया गया ना उसको गार्डन ऑफ ईडन भी कहा गया, एज देयर आर मैनी बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस थ्रू आउट द पोएम। तो बहुत सारा ऐसा हम लोग को रेफरेंस देखने को मिलता है, पोएट यूज किए हुए बहुत सारा ऐसा चीज जिससे हम लोग को लगता है कि जो द गार्डन है उसमें पोएट गार्डन ऑफ ईडन की बात कर रहे हैं, जो कि पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन यूज किए थे ना गार्डन ऑफ ईडन की, उसकी। अब आगे द थीम ऑफ द पोएम, पोएम के थीम के बारे में देखते हैं। विषय, द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर, ये तो कंफर्म होना था, द गार्डन है तो नेचर तो इसका विषय होगा ही। ब्यूटी, पोएटिक इमेजिनेशन, पोएट की इमेजिनेशन के बारे में भी बात की गई है, यानी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के बारे में भी बात की गई है। इन द पोएम, पोएम में मार्वल सीम्स टू बी ए प्रिस्ट ऑफ नेचर, मार्वल क्या प्रतीत होते हैं, प्रिस्ट ऑफ नेचर इट मीन्स नेचर के पुजारी के प्रतीत होते हैं पोएम में। अब आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, पोएम का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हम नॉर्मली एनालिसिस किए हैं, विश्लेषण किए हैं पोएम का, हर लाइन को एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि हर लाइन को एक्सप्लेन करते तो नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लंबा हो जाता है। इतना सारा कुछ डिस्कस करने के बाद अगर हम हर लाइन को एक्सप्लेन करते ना, नोट्स काफी लंबा हो जाता है। ऐसे ये 12 to 15 मार्क्स के लिए नोट इनफ है, ठीक है, 6 पेज का नोट है। तो इस वजह से हम हर स्टांजा का कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। तो एक्सप्लेनेशन में है, इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में, द पोएट क्रिटिसाइजेज मैन, मैन को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं इंसान की, हु वेनली अमेज, जो कि झूठा घमंड करता है, देमसेल्फ बाय पुटिंग ए गार्लैंड ऑफ ए फ्यू लिप्स, मतलब खुद पे झूठा घमंड करता है, खुद को एक छोटा सा गार्लैंड इट मीन्स जो माला पहना लेता है, फ्यू लिप्स इट मीन्स कर सकते हैं कुछ फूलों की, कुछ पत्तों की माला पहन लेता है, बहुत फील करता है क्या कि हम बहुत बड़े हैं, एंड बिलीविंग दैट, और ऐसा मानता है, दे हैव अचीव्ड विक्ट्री, की उसको विक्ट्री मिल गई है, जीत मिल गई है, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज इट मीन्स गौरव मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, एंड रिवार्ड फॉर ऑल देयर एंडलेस लेबर, और उसको रिवार्ड मिल गया है, सम्मान मिल गया जितना भी वो लेबर किया था, मेहनत किया था उस चीज का, ठीक है। इंसान ये झूठा घमंड करता है, ऐसा पोइट कहते हैं। बट इनफैक्ट, लेकिन सच क्या है, द ट्रू एंड कंप्लीट प्लेजर लाइज इन कंप्लीट गार्डन ऑफ रिस्पॉन्स इन नेचर। पोएट का कहना है कि छोटा सा माला पहन के, छोटा सा फूलों का या पत्तों का माला पहन के इंसान खुद को बहुत बड़ा समझता है और सोचता है कि इसको लाइफ में सब कुछ मिल गया, खुशियां मिल गई, और जो मतलब मेहनत किया था उसका फल मिल गया। लेकिन पोएट क्या कहते हैं कि सच तो ये है कि जो कंप्लीट प्लेजर है, जो कंप्लीट खुशी है, वो इंसान को मिलती है कंप्लीट गार्लैंड, इट मीन्स उस पूरे बगीचे में जहां से फूल लाया गया है, पत्तियां लाई गई है, उस पूरे बगीचे में कंप्लीट गार्डन ऑफ रिस्पॉन्स इन नेचर, नेचर की प्रतिक्रिया के साथ मिलती है। जब इंसान नेचर के साथ टाइम स्पेंड करता है ना, तब इंसान को जो है वो कंप्लीट प्लेजर मिलता है। इन द सेकेंड स्टांजा, अब दूसरे स्टांजा में, he personifies the quietness and innocence in nature, वह personifies it means वह व्याख्या करते हैं एक इंसान के रूप में क्वाइटनेस की और innocence इन नेचर की, नेचर में जिस तरह से क्वाइटनेस शांति पाया जाता है, इनोसेंस यानी एक निर्दोष वाला गुण वो पाया जाता है, एंड स्पीक्स टू देम, और उससे बात करते हैं, मतलब नेचर को एज ए इंसान समझते हैं, पर्सोनिफाइज एक व्यक्ति के रूप में समझते हैं, और क्वाइटनेस उसकी शांति को, इनोसेंस को नेचर के, एंड स्पीक्स टू देम, और उनसे बात करते हैं, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि ही हैज एट लास्ट फाउंड देम, कि वो जो है पोएट कहते हैं कि उनको ना सबसे आखिरी में ये मिला है, आफ्टर लूजिंग हिज टाइम इन मेंस कंपनी, मतलब पोएट कहते हैं कि वो बहुत सारा टाइम ना मेंस कंपनी इट मीन्स इंसानों के साथ बिता चुके हैं, उसके बाद जो है ये पोएट को मिला है, नेचर का साथ मिला है काफी टाइम बाद। देन ही कॉल्स द ट्रीज, उसके बाद वो ट्री को बोलते हैं एमरस, एमोरस बोलते हैं ट्री को, विच मीन्स जिसका की अर्थ होता है सेक्सुअली प्लेफुल एंड पावरफुल, सेक्सुअली जो है वो एक प्लेफुल इट मीन्स चंचल और शक्तिशाली है।
अब आगे है एक्सप्रेसिंग सच एन ऑड इमोशन, और इसी तरह कुछ अपना ऑड अजीब सा इमोशन एक्सप्रेस करते हुए, अटैचमेंट टू ट्रीज, ट्रीज के लिए अपना इमोशन और अटैचमेंट एक्सप्रेस करते हुए, ही क्रिटिसाइजेज हिज लवर, ही क्रिटिसाइजेज, वह आलोचना करते हैं उनके लवर की, मतलब जो लोग ट्री के लवर हैं, पेड़ लगाने में यकीन रखते हैं, पेड़ को हार्म नहीं करते, तो उस ट्री लवर की आलोचना करते हैं। फॉर कटिंग ट्री टू राइट देयर बिलव्ड नेम, कैसे वो लवर हैं कि ट्री को कट करके अपने लवर का नाम लिख देते हैं। क्या होता है ना कि वो लोग पेड़ में निशान बना के कुछ कुछ नाम लिख देते हैं, अपने लवर का नाम लिख देते हैं, तो पोएट ना वैसे लोगों की आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इन द फोर्थ स्टांजा, चौथे स्टांजा में, ही क्लेम्स दैट, वह दावा करते हैं कि व्हेन मेंस लव एंड यूथ फिनिश, कि जब मेंस इट मीन्स हो सकता है यहाँ पे हम लोग इंसान बोल सकते हैं कि इंसान का जो लव, प्यार, और यूथ इट मीन्स जो युवावस्था है वो खत्म हो जाएगा, दे टर्न टू नेचर, तो वे लोग सब कहाँ मुड़ जाएंगे, नेचर की ओर मुड़ जाएंगे, प्रकृति के लिए अग्रसर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार, इवन गॉड डिड दिस, भगवान भी ऐसा ही किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, अपोलो एंड पान चेंज देयर लवर इनटू ट्रीज, अपोलो जो है भगवान है एक तरह के, वो क्या किए ना, पान, वो अपने लवर को ट्रीज में बदल दिए, पेड़ में बदल दिए। इन द फिफ्थ स्टांजा, तो यहाँ पे है ना, मतलब लवर को पेड़ में बदलना, इट मीन्स यहाँ पे दिखाता है कि पेड़ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या सुकून मिलता है नेचर के पास आके। इन द फिफ्थ स्टांजा, पांचवें स्टांजा में, ही गिव्स ए वेरी सेंसुअस डिस्क्रिप्शन, वो काफी सेंसुअस इट मीन्स कामुक बोल सकते हैं, कामुक व्याख्या करते हैं ऑफ हिज फिजिकल प्लेजर, कि किस तरह से उनको फिजिकल इट मीन्स शारीरिक खुशी भी मिल रही है नेचर के साथ। इन द सिक्स्थ स्टांजा, सिक्स्थ में, ही आर्ग्यू दैट हिज प्लेजर इज मोर ओवर मेंटल, वो आगे बोलते हैं सिक्स्थ स्टांजा में कि उनको मतलब फिजिकल प्लेजर तो मिल ही रही थी, साथ ही साथ उनको मेंटल प्लेजर भी मिल रहा है, मतलब मेंटली भी वो बहुत ज्यादा खुश है नेचर के पास आके। इन द सेवंथ स्टांजा, सेवंथ स्टांजा में, ही फर्दर क्लेम दैट, वो आगे क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि दिस प्लेजर हैज ए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, और इन प्लेजर का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यानी एक आध्यात्मिक पहलू भी है, मतलब नेचर के पास आके पोएट को फिजिकल प्लेजर, मेंटल प्लेजर और आखिरी में स्पिरिचुअल प्लेजर भी मिलता है। पोएट इन सब के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं। ही रोमेंटिसाइजेस, रोमेंटिसाइजेस इट मीन्स क्या होता है ना, किसी चीज को और भी अच्छे तरीके से व्याख्या करना, तो वो और भी अच्छे तरीके से व्याख्या करते हैं कि हाउ ही फील्स, कि वह कैसा अनुभव करते हैं। ही फील्स एज, वह ऐसा अनुभव करते हैं, इफ हिज सोल इज सिंगिंग, कि उनका जो सोल है नेचर के गार्डन में आके, नेचर के क्लोज आके, तो उनको ऐसा फील होता है जो उनका सोल है वो सिंगिंग यानी गा रहा है, एंड ग्लिडिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री एज ए बर्ड, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल रहा है, ग्लिडिंग कर रहा है, कैसे, एक बर्ड की तरह, एक पक्षी की तरह, मतलब पोएट इतने ज्यादा खुश हैं। अब है इन द 8 और 9th स्टांजा, 8 और 9th स्टांजा में, द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ, स्पीकर जो है वो खुद को कंपेयर करते हैं विद द लोनली एडम इन ईडन, तो एडम जो था, एडम और ईव जो पैराडाइज लॉस्ट में डिस्कस किए हुए हैं जॉन मिल्टन, एडम और ईव जो है ना भगवान के द्वारा बनाए गए पहले इंसान थे, तो जो एडम है जब वो अकेला था ईडन, गार्डन ऑफ ईडन में, तो ही ऑल्सो आर्ग्यू दैट, वह तो यहाँ पे जो है मार्वल उनके बारे में बात करते हैं और तर्क देते हैं कि लोनली वॉज ए सेकेंड पैराडाइज फॉर एडम, कि एडम एक तो गार्डन ऑफ ईडन में था, तो वो पहला पैराडाइज था, स्वर्ग था, और गार्डन ऑफ ईडन में एडम जो है वो अकेले टाइम बिता रहा था, नेचर के साथ अकेले टाइम बिता रहा था, तो वो इसके लिए दूसरा पैराडाइज का काम करता है, मतलब नेचर के साथ अकेला होना भी एक स्वर्ग वाला फील करवाता है। तो यहाँ पे हम आगे यहाँ पे लाइन कुछ कट करके नीचे मेंशन किए हुए फॉर एडम के बाद लिखना है कि ये सेकेंड पैराडाइज फील करता है एडम जब वो अकेले होता है। वन द पैराडाइज विच वॉज द गार्डन ऑफ ईडन, मतलब एक पैराडाइज तो वो है जिसमें कि खुद एडम उपस्थित है गार्डन ऑफ ईडन में, एंड सेकेंड द पैराडाइज, और जो दूसरा पैराडाइज की बात की गई ऑफ बीइंग अलोन, कि वहां पे जो है एडम अकेले था, तो वह जो है दो स्वर्ग का काम करता है, दो स्वर्ग की प्लेजर का काम करता है एडम के लिए, अकॉर्डिंग टू एंड्रयू मार्वल, पोइट का ऐसा कहना है। इन द 9th स्टांजा, अब 9वें स्टांजा में, द स्पीकर थैंक्स गॉड, स्पीकर क्या करते हैं ना, भगवान का धन्यवाद देते हैं फॉर क्रिएटिंग ए यूनिक वर्ल्ड, की इस यूनिक वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए पोएट भगवान का धन्यवाद देते हैं, ऑफ इट्स ऑन विच इज द गार्डन, जिसमें कि ये गार्डन भी उपस्थित है। द गार्डन और नेचर, चाहे वो गार्डन हो, बगीचा हो, प्रकृति हो, इन जनरल सामान्यतः हैज इट्स ऑन टाइम, इसका अपना टाइम होता है, एंड द रश एंड हरी ऑफ सोसाइटी डोंट अप्लाई हेयर, और जो सोसाइटी का रश होता है, रश इट मीन्स बोल सकते हैं हड़बड़ी या हरी यानी इट मीन्स जल्दबाजी होता है, वो
जो है नेचर के पास या फिर गार्डन में अप्लाई नहीं होता। मतलब सोसाइटी में, समाज में जो हड़बड़ी चल रही है, जल्दबाजी चल रही है, हर चीज के लिए इंसान खुद को ट्रबल में डाल रहा है, प्रॉब्लम में है, तो वो चीज ना नेचर के पास आने के बाद हम लोग को फील नहीं होता, वो वाला लॉ ऑफ नेचर के साथ अप्लाई नहीं होता। इवन द सन, हालांकि और साथ ही क्या होता है ना, सन भी जो है सीम्स टू हैव इट्स ऑन कोर्स, स्वीट कोर्स। सन भी यहाँ क्या करता है ना, गार्डन में या नेचर के पास अब एक स्वीट कोर्स करता है, मतलब एक स्वीट तरीके से अपनी रोशनी देता है, जहाँ पे सन का रोशनी भी हम लोग को काफी अच्छा लगता है। द गार्डन इज देयर फॉर ओनली सोर्स ऑफ ट्रू फिजिकल, जो गार्डन है वो मतलब एक ही ऐसा सोर्स है जहाँ पे इंसान को सच्चा फिजिकल, इट मीन्स शारीरिक, मेंटल इट मीन्स मानसिक, और साथ में आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है, एंड रिस्पॉन्स इट मीन्स प्रतिक्रिया मिलती है। तो मतलब पोएट का कहना है कि नेचर के पास आके इंसान जो है ना सब कुछ भूल जाता है, और लाइफ जो उसकी होती है जैसे ऐसा लगता है जैसे कि वो स्वर्ग में है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए मेनली पोएम के बारे में। अब थोड़ा सा हम पोएम किस चीज़ पे बेस्ट है, क्यों मेटाफिजिकल पोएम कहा गया है, वो डिस्कस किए आगे। एज ए मेटाफिजिकल पोएम, एक मेटाफिजिकल पोएम के रूप में थॉट इन द गार्डन यूजेस कंसीट इट मीन्स लो, हम बोल सकते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोला गया हो। विट का यूज़ किया गया है, विट इट मीन्स बुद्धि का। फार फेस्ट इमेज यानी ऐसा चीज़ जिसपे हम लोग जल्दी विश्वास ना करें, वैसे पिक्चर को प्रेजेंट किया गया। एंड एल्यूजन इट मीन्स संकेतों का यूज़ किया गया है। एंड ए ड्रामेटिक सिचुएशन का यूज़ किया गया है। तो ये सब जो है ना वो मेटाफिजिकल पोएम्स में ही किया जाता था, तो इसलिए बताया गया है कि ये सब का यूज़ किया गया है। द बैलेंस ऑफ इमोशन, और जिस तरह से संतुलन दिखाया गया इमोशन और इंटेलेक्ट के बीच, इज ऑल्सो अनदर मेटाफिजिकल फीचर्स। तो ये भी एक मेटाफिजिकल फीचर्स में आता है, जिस तरह के हम लोग को संतुलन दिखाया गया इस पोएम में इमोशन और इंटेलेक्ट के बीच। अब आगे है द आर्ग्यूमेंट अबाउट फिजिकल प्लेजर, और जो आर्ग्यूमेंट मतलब बात किया गया है, इसमें तर्क दिया गया है फिजिकल प्लेजर के बारे में, इज ट्विस्टेड इनटू द आर्ग्यूमेंट अबाउट मेंटल प्लेजर। फिर बाद में उसी को ट्विस्ट करके मेंटल प्लेजर के बारे में भी बात की गई है। ही आर्ग्यूज, वह तर्क देते हैं, अकॉर्डिंग टू ए मेडिकल फिलोसफी के अनुसार, दैट हिज माइंड इट मीन्स हम लोग इंसान का माइंड भी बोल सकते हैं, इज एन ओशियन ऑफ ऑल द थिंग्स। वो क्या होता है ना, सारी चीजों का ओशियन होता है, मतलब समुद्र, सागर होता है, महासागर होता है। एंड इमेजेस ऑफ रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड के सारे इमेजेस का सागर होता है इंसान का माइंड। द पोएम इज ऑल्सो ए ड्रामेटिक एंड इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग। पोएम में हम लोग को एक ड्रामेटिक एंड इमोशनल एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है कि पोएट जो है अपना इमोशनल भावना को व्यक्त किए हुए हैं, ऑफ पर्सनल फीलिंग विच इज एट द सेम टाइम, मतलब पोएट के पर्सनल फीलिंग का हम लोग को एक भावनात्मक व्याख्या भी देखने को मिलता है, और वही सेम टाइम क्या है, बैलेंस विथ विटी एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज एंड एल्यूजन। हम लोग को एक बैलेंस, एक फिर से संतुलन देखने को मिलता है। विटी एंड इंटेलेक्चुअल, विटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मजाकिया, और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक आइडियाज और संकेतों के बीच संतुलन देखने को मिलता है। दिस यूनिफाइड इट मीन्स जो यह संगठित सेंसिबिलिटी है, संवेदना है, ऑल्सो गिव्स द पोएम अनदर फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। यह जो है मतलब संगठित संवेदना भी जो है, यह पोएम को एक विशेषता देती है मेटाफिजिकल पोएट्री वाली। पोएम में सारा जो है मेटाफिजिकल पोएम वाला गुण पाया जाता है, इस वजह से इसको एक मेटाफिजिकल पोएट्री कहा गया है इस पोएम को। अब आगे कंक्लूजन हम मेंशन किए हुए हैं, कंक्लूजन में है दस इस प्रकार, नाउ वी कैन से दैट, कि हम लोग कह सकते हैं दैट द मेन थीम ऑफ द पोएम का जो मेन थीम है थॉट इन द गार्डन का, इज दैट पीसफुल लाइफ। मेन थीम क्या है, मेन जो विषय है वो दिखाया गया एक शांतिपूर्ण जीवन को इन नेचर प्रकृति में, इज मोर सेटिस्फाइंग, कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है देन सोशल लाइफ, किसी समाज में के जीवन से, एंड ह्यूमन कंपनी, मतलब किसी इंसान की कंपनी से या समाज में लाइफ बिताने से ज़्यादा इंसान को जब शांति कहाँ मिलती है, नेचर में मिलती है। द पोएम इज अबाउट समवन हु थिंक्स दैट हैंगिंग आउट इन नेचर इज द कूलेस्ट थिंग ए पर्सन कैन डू। तो पोएम जो है ना उस इंसान के बारे में है जो इंसान सोचता है क्या कि नेचर, हैंगिंग आउट इट मीन्स नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना ना सबसे ज्यादा क्या है, कूलेस्ट थिंग है, सबसे अच्छी चीज है। सो इसलिए थॉट इन द गार्डन इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ एंड्रू मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट पोएम है थॉट इन द गार्डन विद द फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएम, जिसमें कि हम लोग को फीचर्स यानी विशेषता देखने को मिलती है मेटाफिजिकल पोएम की भी। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। आपको जिस तरीके से एग्जाम में टाइटल देगा द गार्डन देगा, तो आप हर जगह द गार्डन टाइटल यूज करना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, और थॉट इन द गार्डन आ जाए तो थॉट इन द गार्डन यूज करना।
तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो का अगर आपको नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जो कि मेरे वेबसाइट पे अपलोड है। और आपको टेलीग्राम पे भी नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और वेबसाइट जहां पे आपको सारा नोट्स मिलेगा, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।